तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो पहला सवाल हमारे सामने ये उठता है कि हिस्टोग्राफी का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राफी एक आर्ट है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्टोग्राफी की मदद से हम ये समझते हैं कि हिस्टोरियंस हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं और कौन-कौन से फैक्टर्स हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते समय ध्यान में रखते हैं। जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च और स्टडीज़ की बात करते हैं, तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि इन सब को पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इन सब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें पास्ट में हुए इवेंट्स की क्रोनोलॉजी यानी कि उनके सीक्वेंस को समझने में मदद करते हैं और साथ ही साथ उनके बीच के इंटरकनेक्शंस और रिलेशंस को भी। हिस्टोरिकल रिसर्च करते समय हम लैबोरेटरी या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब वो इवेंट हो रहा था, हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे और हम हिस्ट्री में कोई लॉस या प्रिंसिपल्स भी नहीं बना सकते जो हर जगह और हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। हिस्टोरिकल रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसे अलग-अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज हो। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट को डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी भी चेक करने आनी चाहिए। हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी, आर्किवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स और जीनोलॉजी। फर्स्ट, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हम जो भी आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स या पास्ट से जुड़ी चीज़ों को समझकर हिस्ट्री लिखते हैं। और हम आर्किवल साइंस की बात करें तो ये एक स्टडी है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें आर्किव्स को प्रिजर्व और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। आर्किव्स वो जगह होती है जहाँ पर हम सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं। और अगर हम मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की बात करें, तो ये एक स्टडी है जो हैंड रिटन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हिस्ट्री को लिखने की कोशिश करती है। और जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत सोच समझकर और गहराई से लिखते हैं, तो इसे हम हिस्टोग्राफी कहते हैं। और जो आदमी इस हिस्ट्री को लिखता है, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन पास्ट में हुई हर इवेंट को अपने नैरेटिव में इंक्लूड नहीं कर सकते और एक पर्टिकुलर इवेंट को हिस्टोरियन कैसे डिस्क्राइब करेगा, वो इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक हिस्टोरियन अपने ओपिनियन को अरेंज करता है और हर हिस्टोरियन का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम में हिस्टोग्राफी का कोई ट्रेंड नहीं हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तब के लोग हिस्ट्री के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। अपने अचीवमेंट्स को आने वाले जनरेशन्स को बताना नहीं चाहते थे, बल्कि एंशियंट टाइम्स में लोग तरह-तरह के केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग्स, सॉन्ग्स के थ्रू अपने-अपने एरा के इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते थे। और यही सब पेंटिंग्स, स्टोरीज और सॉन्ग्स आगे चलकर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बदल गए, जो हमें मॉडर्न टाइम्स में हिस्ट्री लिखने में मदद करने लगे। मॉडर्न हिस्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के मेथड्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं और इनकी शुरुआत क्वेश्चंस से होती है। सेकंड, ये सारे ही क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं, यानी कि इनके सारे सवाल इंसानों के कर्मों से जुड़े हैं और हिस्ट्री भगवान और इंसान के कर्मों के बीच में कोई रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करती। थर्ड, इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर ठोस और रियल एविडेंस के बेसिस पर दिया गया है। फोर्थ, हिस्ट्री ह्यूमंस के अब तक की जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करती है और ये ग्राफ उनके कर्मों से बनता है। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सारे मॉडर्न हिस्टोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स की रूट्स एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में छुपे हुए हैं और हिस्ट्री ये वर्ड ओरिजिनली ग्रीक वर्ड है और ये वर्ड हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन ने 5th सेंचुरी बीसीई में अपनी बुक द हिस्ट्रीज में यूज किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोप में हिस्टोग्राफी के डेवलपमेंट को समझेंगे, तो हमें ये समझना ज़रूरी है 18th सेंचुरी तक यूरोप ने फिलोसॉफी और साइंस की फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया था। स्कॉलर्स 18th सेंचुरी तक आते-आते ये समझ गए थे कि सोशल और हिस्टोरिकल ट्रुथ को साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए समझा जा सकता है। अब फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ज़्यादातर हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी की ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस होने लगे। लेकिन 18 सेंचुरी से पहले सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज फिलोसॉफिकल और डिवाइन फेनोमेना पर डिस्कशन करने में लगे थे। आगे चलकर धीरे धीरे 1737 तक आते आते बहुत सी यूनिवर्सिटीज सेटअप होने लगी जो हिस्टोरिकल स्टडीज पर फोकस्ड होने लगी, जैसे कि जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी,
यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्कॉलर्स ने हिस्टोग्राफी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक थे रेने डेस्कार्टेस। ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने की बात करी। इन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन मेथड में बहुत सारे रूल्स दिए, जिनकी मदद से हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते थे। इनके रूल्स इस बात पर बेस्ड थे कि आप किसी भी बात को सच ना माने जब तक कि आप उस बात से जुड़े सारे ही डाउट्स को खत्म न कर दें। रेने डेस्कार्टेस के बाद आए वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का ओरिजिनल नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरुइट। वॉल्टेयर एक फ्रेंच स्कॉलर थे। इनका ये मानना था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स की ऑब्जेक्टिविटी और क्रोनोलॉजी के साथ साथ हमें सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को भी हिस्ट्री लिखते समय कंसिडर करना चाहिए। वॉल्टेयर की वजह से हिस्टोग्राफी को एक नई डायरेक्शन मिली थी, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्टेयर के बाद आए फ्रेडरिक हेगल। हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका ये मानना था कि हिस्ट्री को हमें लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए और हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो हमें ह्यूमन प्रोग्रेस को बताती है। और इनका ये भी मानना था कि जो भी हिस्टोरिकल नैरेटिव है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। इनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स की कलेक्शन एक बुक में पब्लिश करी गई है, जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और इनकी एक किताब रीजन इन हिस्ट्री भी काफ़ी वेल नोन है। हेगल का ये मानना था कि किसी भी इवेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें दोनों ही पहलुओं को या साइड्स को समझना ज़रूरी होता है, जैसे कि अच्छा बुरा, सही गलत। जब हम दोनों ही साइड्स को अच्छे से समझकर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का एनालिसिस करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इस मेथड को हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। इस मेथड में हम पहले एक थीसिस बनाते हैं, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और फिर इस थीसिस के अपोजिट हम एक और थियरी रखते हैं, जिसे हम एंटीथीसिस बोलते हैं। और फिर इन दोनों पर एक लॉजिकल डिस्कशन होता है, जिसके बाद हमारे अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। हेगल के बाद 19th सेंचुरी में लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे, इन्होंने हिस्टोग्राफी में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिकल मेथड्स की इंपॉर्टेंस बताई। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गैदर करनी चाहिए, और हमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करना चाहिए, और यही मेथड्स को प्रॉपरली यूज करके हम हिस्टोरिकल ट्रुथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके आर्टिकल्स दो बुक्स में पब्लिश करे गए हैं, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ के बाद एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट हिस्टोग्राफी के फील्ड में उभर कर आया, जो कार्ल मार्क्स द्वारा एस्टैब्लिश थीसिस के वजह से आया था। कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ एक थॉट या आइडिया नहीं है, बल्कि ये लोगों और लोगों के रिलेशनशिप्स से बनती है। कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि लोगों के रिलेशनशिप्स लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनते हैं, और किसके पास इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं। सभी के पास अपनी अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो सकते, और इसी के लिए सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जो आगे चलकर क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री एक क्लास स्ट्रगल है, क्योंकि जिस क्लास के पास प्रोडक्शन करने के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वो बाकी क्लास को एक्सप्लॉइट करेगा। कार्ल मार्क्स की फेमस बुक्स डास कैपिटल में उन्होंने यही चीज को अच्छे से समझाया है। 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में फ्रांस में एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज हुआ, जिसका नाम था एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल में हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने ये पहचाना कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी या वॉर से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ट्रेड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन और लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी, यानी कि उनके सोचने का तरीका भी हमें हिस्ट्री लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। यह स्कूल ऑफ थॉट फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू किया था, और 20th सेंचुरी में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके बाद फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंस 20th सेंचुरी में गेन करी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो हम हिस्ट्री को फिर से लिखने और समझने की कोशिश करते हैं वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव यानी कि सोचने का नजरिया। साइमन दे बिवोर की राइटिंग्स ने फेमिनिज्म के फंडामेंटल्स को एस्टैब्लिश करने में मदद करी थी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी सिर्फ वुमेन को हिस्ट्री के अंदर
इंक्लूड करना नहीं चाहता था, बट हमें ये हिस्ट्री को फिर से सोचने पर मजबूर करती थी, जो एक मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस करी गई वुमेन्स के लाइफ इश्यूज पर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन में उनका रोल, उनकी फैमिली लाइफ और एक्सेट्रा उनकी फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। ये सभी डेवलपमेंट की वजह से 1990 के बाद हिस्टोरिकल राइटिंग्स में वुमेन को एज ए इंडिपेंडेंट सोशल क्लास दिखाया गया। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के अलावा 20th सेंचुरी में माइकल फौकॉल्ट ने भी हिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया। माइकल फौकॉल्ट ने अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में एक नया कंसेप्ट हिस्टोग्राफी में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रखा कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में अरेंज करना सही नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी और बाकी सारे ही मेथड्स के जरिए हम हिस्ट्री के अल्टीमेट ट्रुथ को एक्सप्लेन या समझ नहीं सकते। इसलिए हमें हिस्ट्री के अंदर पास्ट के अलग-अलग ट्रांजिशंस को समझना होगा, और यही ट्रांजिशंस के थ्रू हम सोसाइटी और बाकी सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के अंदर चेंजेस को समझ पाएंगे। इस मेथड को उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का नाम दिया। इन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारे ही फील्ड को हिस्टोरिकल एनालिसिस में इंक्लूड किया, और ऐसा करके उन्होंने हिस्टोग्राफी के स्कोप को एक्सपांड किया। और इसी की वजह से हिस्ट्री राइटिंग में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये सारी ही फील्ड्स इंक्लूड होने लगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपना 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर खत्म किया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।